इस वजह से क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, पैसा नहीं है तो वो रेवेन्यू डिमांड नहीं पूरे कर पा रहे थे एंड दैट इज वाई वो बोल रहे थे कि रेवेन्यू डिमांड को कम कर दिया जाए। ओके, डिफेंस एक्सपेंडिचर वॉर लोन्स वर फाइनेंस्ड बाय द इंडियन टैक्सेस। फिर यहाँ पर ना अब देखो, जो ऑप्रेस कर रहा है उसकी कॉन्शियंस यानी कि उसकी अंतरात्मा को अगर आप ये रियलाइज करवा दो कि दैट पर्सन इज रॉन्ग and you are right, then you can win the war, then you can win the battle. Hello everyone, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के सेशन में मैं लेकर आ गई हूँ आप बच्चों के लिए assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हमारे हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से होने वाले हैं। तो बच्चों, आज के इस सेशन में बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि assertion रीजन बेस्ड के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सके उतने हम करने वाले हैं और आपके नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को हमने पिक करा है टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। अभी फिलहाल बात ये है कि एग्जाम के अंदर जो बोर्ड एग्जाम्स है बच्चों, उसमें ना ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत से क्वेश्चंस assertion रीजन बेस्ड आते हैं और मेरे हिसाब से बच्चों को हर साल, जैसे मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ, जब एग्जाम के बाद उनसे बात करती हूँ या फिर मैंने एक बारी सेंटर पे जाकर भी बच्चों से बात करी थी, तो उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना इन्हीं assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में आती है। और वो यार कंफ्यूजन भी क्यों है मुझे पता है, क्योंकि बच्चे कभी भी वो प्रैक्टिस करके नहीं जाते, हमेशा एग्जाम देने चले जाते हैं, फिर वहां पे उनको assertion रीजन एक नई सी चीज लगती है और इस वजह से उनके साथ ये सब गलतियां होती हैं जहां पर वो ढंग से आंसर नहीं दे पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज हम ढंग से समझेंगे कि भाई लोग, सबसे पहली चीज तो ये assertion रीजन होता क्या है, हमें ढंग से क्वेश्चन के अंदर देखना क्या है और उसके जवाब कैसे देने हैं, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आवर होल पर्पस इज टू एक्चुअली गेट टू नो कि हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे जो है सबसे पहले क्या देखना है, उसके बाद क्या सोचना है, उसके बाद कैसे अटेम्प्ट करना है और सही सही आंसर्स कैसे देने हैं। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आगे चल लेते हैं इस सेशन में। और बच्चों, सबसे पहले देख लीजिए कि आपको ऑप्शंस क्या चूज करने होते हैं। देखो यार, 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सबसे पहले तो ना तुम्हें हमेशा क्या देखना होगा, 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, एक स्टेटमेंट होगी assertion, एक स्टेटमेंट होगी रीजन की स्टेटमेंट। अब वहां पर तुम्हें देखना होगा कि भाई लोग कि जो assertion और रीजन की स्टेटमेंट है उसके अंदर से दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, सबसे पहले तो ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, ये चेक करना होगा, ठीक है। अब ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, उसके हिसाब से तुम लोग आंसर्स बता सकते हो। अब ट्रू है तो तुम्हें पता है कि बोथ है एंड आर ट्रू, बोथ। अगर बोथ ट्रू है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है ए और बी में से सिलेक्ट करना। अगर उनमें से एक स्टेटमेंट तुम्हें पता चल गया कि सही है गलत है तो फिर तुम इजीली इनमें से चूज कर सकते हो। क्या बोल रही हूं मैं, बताती हूँ। सबसे पहले ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शन ए होता है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, reason is false. Assertion is false, but reason is true. ठीक है, सिंपल सा ये कंसेप्ट है। फटाफट से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ कि हम बात क्या कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, assertion दे रखी है। सबसे पहले assertion की ही बात करते हैं। देखिए, assertion है in 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। बच्चों, 1917 के अंदर गांधी जी ने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा था ताकि वो जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर जो पेजेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर सके। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर हमने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो हमें पता है कि यार ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि पहली स्टेटमेंट पढ़ो और देख लो कि वो सच है या गलत है, ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि ये बात तो बिल्कुल ठीक हो रही है। फिर रीजन पढ़ेंगे। रीजन क्या है? The peasants were affected by the crop failure and plague epidemic. They could not pay the revenue and were demanding that the revenue collection should be relaxed. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो किसान थे उनके साथ क्या हो रहा था, उन्होंने बच्चों एक क्रॉप फेलियर फेस करा था। मतलब उनकी जो फसलें हैं वो खराब हो गई थी और फसल खराब होने की वजह से, जो कि प्लेग एपिडेमिक की वजह से हुई थी, वो जो है अपना रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। तो इस वजह से क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, पैसा नहीं है तो वो रेवेन्यू डिमांड नहीं पूरे कर पा रहे थे एंड दैट इज वाई वो बोल रहे थे कि रेवेन्यू डिमांड को कम कर दिया जाए, राइट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दैट मीन्स ऑप्शन सी और डी में से तो कोई भी आंसर नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक सही है दूसरी गलत है, दोनों ट्रू हैं। दैट मीन्स हमें अब ए और बी में से चुनना है। ए और बी मतलब कि assertion रीजन दोनों ट्रू हैं, या तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
अब बच्चों ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल है. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, राइट? क्यों? क्योंकि देखिए यही तो रीजन था. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फार्मर्स थे उनके क्रॉप फेलियर होने की वजह से वो रेवेन्यू डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, और तभी तो गांधी जी ने सत्याग्रह उनके सपोर्ट में ऑर्गेनाइज करा था. तो यार यहां पर अब हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए जो था, ऑप्शन ए यानी कि क्या, कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आवर बोल रही हूं, आर ट्रू एंड R is the correct explanation of A. ठीक है, दोनों ट्रू हैं. अगर दोनों ट्रू मिल जाते हैं ना तुमको, तो फिर तो मतलब हमें सिर्फ A और B ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है. देखो, क्योंकि C और D क्या है, C में बोला गया है कि A ट्रू है, R गलत है. D में बोला गया है A गलत है, R ट्रू है. तो वो तो तभी हो पाएगा जब एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, तब हमारा सी और डी में से सिलेक्ट करना बनता है. बट अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर बस हमें इतना पता लगाना होता है कि आर क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को. ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले हम लोग दोनों ही स्टेटमेंट्स की जांच पड़ताल करके ये देखेंगे कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है. फिर अगर सही और गलत होंगी तो उस हिसाब से हम लोग उस पर जाएंगे आगे. किस पे जाएंगे आगे, ये देखने के लिए कि भाई लोग क्या बात हो रही है. ठीक है, कौन सा जो है आंसर सही है. चलो, तो इसी तरीके से अब समझ में आ गया है कि अटेम्प्ट कैसे करना है. फटाफट से आगे बढ़ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में एजर्शन दे रखी है, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास. बच्चों यहाँ पे बोला गया है जो काउंसिल इलेक्शंस थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हो रही है. काउंसिल इलेक्शंस मैक्सिमम प्रोविंसेस में बॉयकॉट किए गए थे, काउंसिल इलेक्शंस का बहिष्कार किया गया था मैक्सिमम प्रोविंसेस के अंदर एक्सेप्ट मद्रास. तो याद रखिए, हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इफ यू गाइज रिमेंबर मद्रास के अंदर थी एक जस्टिस पार्टी नामक पार्टी, और वो पार्टी जो थी इट वाज मेड अप ऑफ ऑल द नॉन ब्राह्मण्स. और नॉन ब्राह्मण्स की क्योंकि वो पार्टी थी, इस वजह से उन लोगों को पावर चाहिए थी, पॉलिटिकल पावर चाहिए थी, जो कि अब तक ब्राह्मण्स एंजॉय करते थे. ठीक है, सो बिकॉज दे वांटेड पावर दे डिड नॉट बॉयकॉट द इलेक्शंस. और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो एजर्शन तो सही है. रीजन को देखते हैं. इन मेनी प्लेसेस द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस द फॉरेन ट्रेड. बहुत सी जगहों पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने ट्रेड करने से, बाहर का जो सामान आ रहा था उसमें व्यापार करने से मना कर दिया था, और साथ ही में उन्होंने ये भी बोल दिया था कि अब हम फॉरेन ट्रेड में कोई पैसा नहीं लगाने वाले हैं. स्टेटमेंट तो ये भी बिल्कुल सच है. लेकिन बच्चों क्या किसी भी तरीके से ये रीजन एजर्शन का एक्सप्लेनेशन है? क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? टू आर लाइक these two things या these two statements are entirely different. Although ये दोनों statements नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम की हैं, बट ये कहीं से भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. अगर यहाँ पर रीजन में लिखा होता कि द जस्टिस पार्टी वॉज अ पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, दे वांटेड पॉलिटिकल पावर विच वॉज लाइक एंजॉयड बाय ब्राह्मण्स टिल नाउ, ऐसा कुछ लिखा होता तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका होता. बट यहाँ पर एक अलग ही बात लिखी हुई है और यहाँ पर एक अलग ही बात लिखी हुई है. सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन. तो ऑप्शन बी जो होता है ना आपके इन क्वेश्चंस के अंदर कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. अभी देखो, अभी तो मैं पूरा लिख रही हूं, लेकिन अभी इसके बाद मैं बस बता दूंगी और खुद से तुम लिख लेना. ठीक है, बताऊंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 3. एजर्शन दे रखी है कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस इन द सिटीज. ठीक है, रीजन दे रखा है, as the boycott movement spread and the people began discarding imported clothes and wearing only the Indian ones, the production of the Indian textile mills and handlooms went up. बच्चों यहाँ पर सबसे पहली स्टेटमेंट तो ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी, जो असहयोग आंदोलन था, वो बहुत से कारणों की वजह से एक तरीके से सिटीज के अंदर स्लो डाउन हो गया था. उसका प्रोसेस जो है बहुत धीरे हो गया था, जो कि बिल्कुल सही है, हो गया था धीरे. ठीक है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना, ये सही है स्टेटमेंट. क्यों ट्रू है? आपको पता है बहुत से रीजंस की वजह से क्यों स्लो डाउन हो गया था.
क्योंकि जब लोग स्कूल कॉलेज वगैरह छोड़कर आ गए, जब लोग अपनी नौकरी वगैरह छोड़कर आ गए, तो दे रियलाइज्ड कि भाई लोग, हमारा कोई ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पर हम जाके नौकरी कर सके या जहाँ पर हम जाके पढ़ाई कर सकें. सो दे हैड टू गो बैक टू द स्कूल्स, द कॉलेजेस, द इंस्टीट्यूशंस दैट दे हैड लेफ्ट. और दूसरी चीज़ ये हुई थी कि लोग जो कि फॉरेन कपड़े को जला रहे थे बॉनफायर्स में, नाउ दे ऑल्सो रियलाइज्ड कि भाई लोग, फॉरेन कपड़ा तो है लेकिन उसके अलावा हमारे पास अगर हम खादी को खरीदते हैं तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो पीपल हैड टू गो बैक टू बाइंग द फॉरेन क्लॉथ ओनली. ठीक है, सो दीज वर द रीजंस जिसकी वजह से वो मूवमेंट स्लो डाउन हो गई थी. तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. दूसरी स्टेटमेंट बोली गई है कि जैसे जैसे ये बॉयकॉट मूवमेंट, ये जो बहिष्कार आप कर रहे थे फॉरेन प्रोडक्ट्स का, फॉरेन गुड्स का, ये जो आंदोलन फैल रहा था, बहुत से लोग इम्पोर्टेड क्लोथ्स को डिस्कार्ड करने लग गए, सिर्फ भारतीय कपड़ा पहनने लग गए. और क्योंकि लोग इंडियन कपड़े पहनने लग गए तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, जो हमारे लोकल इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थे, उनकी प्रोडक्शन और बढ़ जाती है ना, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही है. सो बेसिकली बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लेकिन अलग स्टेटमेंट्स हैं. मतलब देर इज नो कनेक्शन इन द स्टेटमेंट्स. बिकॉज देर इज नो कनेक्शन, सो दैट इज वाई यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन बी. बी याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्या था कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. लेकिन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं. ओके, एजर्शन दे रखे हैं कि अवध के अंदर द पेजेंट्स वर लेड बाय अलूरी सीताराम राजू, जो कि सबसे पहले ही फॉल्स स्टेटमेंट है. बिल्कुल बच्चों, ऐसा नहीं था कि अवध के अंदर जो पेजेंट स्ट्रगल था वो अलूरी सीताराम राजू लीड कर रहे थे. अलूरी सीताराम राजू वाज नॉट लीडिंग द पेजेंट स्ट्रगल. दूसरा चीज यहाँ रीजन दे रखा है, द औध किसान सभा वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द अवध मूवमेंट, जो कि बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. औध किसान सभा कब बनाई गई थी? औध किसान सभा बनाई गई थी अवध मूवमेंट के दौरान. किसके द्वारा बनाई गई थी अगर आपको याद हो? बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू तो इन सब लोगों ने, बाबा रामचंद्र जो थे, जो अवध मूवमेंट के लीडर थे, याद रखिएगा अवध के अंदर जो पेजेंट्स थे उनको अलूरी सीताराम राजू नहीं लीड कर रहे थे. अवध के अंदर पेजेंट स्ट्रगल को लीड करने वाले व्यक्ति थे हमारे बाबा रामचंद्र. और बच्चों, जब हम अलूरी सीताराम राजू की बात करते हैं तो ये थे हमारे मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट के लीडर, जो कि कहाँ पे चल रही थी? जो कि हमारे ट्राइबल ग्रुप की मूवमेंट थी. ठीक है, तो वो याद रखिएगा. ओके, तो बाबा रामचंद्र इस मूवमेंट के लीडर थे. और बेसिकली ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ये वाली ट्रू है. तो कौन सा वाला आंसर यहाँ पर आने वाला है? यहाँ पर आएगा आंसर डी. जो ऑप्शन डी होता है ना एग्जाम के अंदर, क्या ऑप्शन डी होता है? assertion इज फॉल्स, फॉलीस लिख दिया है. बट रीजन इज ट्रू. assertion फॉल्स है लेकिन रीजन सच है. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं. ओके, देखिए बच्चे, assertion यहां पे दे रखी है, when the Simon Commission arrived in India, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." कॉमा नहीं लगा है. ओके, देखिए बच्चे, यहां पे लिखा गया है कि जब साइमन कमीशन भारत में आई थी तो इसको ग्रीट करा गया, इसका जो है स्वागत करा गया विद द स्लोगन "गो बैक साइमन", कि साइमन जी जहां से आए हैं वहीं को लौट जाइए, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू, है ना. यही ऐसे ही स्वागत किया गया था. और दूसरा जो रीजन यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि दिस हैपेंड एज महात्मा गांधी वाज ऑन अ डांडी मार्च ड्यूरिंग दैट टाइम. ये इसलिए हुआ क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे डांडी मार्च पे थे. तो बिल्कुल भी नहीं, दिस इज टोटली फॉल्स. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. बच्चों, जब साइमन कमीशन इंडिया आई थी तो उसको "गो बैक साइमन" के स्लोगन के साथ इसलिए ट्रीट करा गया था बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर
वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को सजेस्ट करने आई थी, लेकिन उसके अंदर कोई इंडियन मेंबर नहीं था। तो दैट इज़ द रीज़न कि इंडियंस गॉट रियली एंगर्ड कि भाई ये हमारे ही संविधान में बदलाव बताने के लिए आए हैं और यहाँ पर एक भी भारतीय व्यक्ति ही मौजूद नहीं है। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए हमारे 5th क्वेश्चन का? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या था कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। अब एक सही है, एक गलत है, फिर तो इजी हो जाता है हमें बताने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप हमेशा यही है असर्शन रीजन के क्वेश्चन में कि दोनों ही स्टेटमेंट्स को ये देख लें कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। बहुत बच्चे ने यही गलती कर बैठते कि वो ये देखते ही नहीं और फिर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अरे मैम क्या कर दिया हमने, हमें नहीं पता है, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? लेट्स लुक एट इट। असर्शन है कि गांधी जी एंटर्ड इनटू द गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5th मार्च 1931। तो गांधी जी जो हैं गांधी इरविन पैक्ट उन्होंने फॉर्म करा था ऑन 5th ऑफ मार्च 1931, जो कि बिल्कुल सही बात है बच्चों। यस, इट्स टोटली ट्रू। तो ये असर्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ पुट इन जेल, द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल and a series of measures had been imposed to prevent the meetings, demonstrations and boycotts. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को दोनों को जेल में डाल दिया गया था, कांग्रेस को गैर कानूनी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, and a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts. बहुत सारे measures ले लिए गए थे जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स को रोका जा रहा था, डेमोन्स्ट्रेशंस जो कर रहे थे उनको रोका जा रहा था, जो बहिष्कार चल रहा था लोगों द्वारा, इंडियन लोगों द्वारा ब्रिटिशर्स का, उसको रोका जा रहा था। यह स्टेटमेंट तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हुआ था, लेकिन एक्चुअली पता है दिस इज नॉट द रीजन फॉर द असर्शन। क्योंकि आप लोगों को अगर याद है कि गांधी जी गांधी इरविन पैक्ट में इसलिए आए थे क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस एक तरीके से फिर से गड़बड़ा गई थी, डगमगा गई थी, वायलेंट हो गई थी। ठीक है, सो ही केम इनटू अ पैक्ट विद इरविन एंड ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन जब वो जाते हैं गांधी इरविन पैक्ट के बाद क्या प्रॉमिस करा जाता है? तो इरविन बोलते हैं कि ठीक है, हम आपके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सभी को रिहा कर देंगे, लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि आप हमारे साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे। और वो चीज़ हम मान लेते हैं कि ठीक है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। अब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एक न्यू सीरीज ऑफ रिप्रेशन जो है वो चालू कर दिया है। बहुत से लीडर्स जो हैं उनको जेल में डाल दिया गया था, कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, ये सारे मीटिंग्स, बॉयकॉट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस इन सब पे बैन लगा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें कर दी गई थी। तो ये बाद में होता है। ऑल्दो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा कि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑलराइट, चलिए 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असर्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। असर्शन का स्टेटमेंट बोल रहा है कि द रिच पेजेंट्स became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing the reluctant members to participate in the boycott programs. तो जो हमारे रिच पेजेंट्स थे वो बहुत एंथुजियाज्म से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, अपनी कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ठीक है, अपनी पूरी की पूरे जो समुदाय थे उन सभी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और अगर कोई मेंबर्स रिलक्टेंट भी थे, रिलक्टेंट का मतलब है द पीपल हु वर नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो कि यार हमें नहीं करना पार्टिसिपेट, तो उनको भी जो है एक तरीके से फोर्स कर रहे थे ज़बरदस्ती कि भाई आओ आओ, नहीं बॉयकॉट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि बच्चों के पेजेंट्स चाहते थे कि जो इनकी रेवेन्यू डिमांड है वो कम हो जाए। ठीक है, बिकॉज दे डिड नॉट हैव मच मनी, क्योंकि कैश क्रॉप्स ये लोग बेचते थे। कैश क्रॉप्स उस टाइम पे हम देखते हैं ट्रेड डिप्रेशन आ जाता है तो इनकी इनकम्स खत्म होने लगती हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू डिमांड को पूरा नहीं कर पाते। सो इन लोगों को लगा था कि सिविल डिसोबीडियंस के आने से बेसिकली इनकी जो रेवेन्यू डिमांड है वो कम हो जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है तो वो बात अलग है। बट हाँ, ऑब्वियसली ये लोग एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स बनते हैं सिविल डिसोबीडियंस के और अपनी कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिलक्टेंट मेंबर्स को फोर्स करते हैं टू ज्वाइन द मूवमेंट एंड बॉयकॉट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो। रीजन दे रखा है, however, they were deeply happy when the movement was called off in 1931 with the revenue rates being lowered.
बोला जा रहा है कि ये लोग बहुत खुश हो गए जब मूवमेंट खत्म हो गई 1931 में और रेवेन्यू रेट्स रिवाइज हो गए, कम हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स एंड दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। बच्चों ये लोग जब मूवमेंट खत्म हो गई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया गया था, तो काफी निराश हुए थे। दे वर डीपली एक्चुअली अनहैप्पी जब मूवमेंट खत्म हुई थी, क्योंकि रेवेन्यू रेट्स कभी भी कम नहीं हुए, रेवेन्यू रेट्स रिवाइज हुए ही नहीं। दैट इज द रीजन कि उन लोगों को यार ये लगा कि यार हमने तो बड़े जोश से पार्टिसिपेट करा था, हम लोगों को तो लगा था कि शायद ये जो रेवेन्यू रेट्स हैं ये कम भी होंगे, बट ना तो वो हुआ, ना हमारे पार्टिसिपेशन का कोई असर पड़ा। सो दे वर डीपली अनहैप्पी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करें बच्चों, तो ऑप्शन सी जो है इट्स बिल्कुल करेक्ट कि assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑलराइट, चलिए 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द 8th क्वेश्चन, लेट्स लुक एट इट। 8th क्वेश्चन बोल रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था एज अ हिम टू द मदरलैंड एंड इट वाज लेटर इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंद मठ एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो बच्चों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को भी लिखा था, ये बात बिल्कुल सही है। इट वाज अ हिम टू द मदरलैंड, हमारी जो मातृभूमि है उसके लिए एक गाना था। एंड लेटर जो है बाद में इसको उनकी नॉवल जो है आनंद मठ उसमें भी इंक्लूड करा गया था, और फिर स्वदेशी मूवमेंट जो कि बंगाल में चली थी वहाँ पर इसको गाया भी गया था। तो एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म ये गाना लेकर आता था, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता विच इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर हु इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। यार सब कुछ सही लिखा है बट इन्होंने स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर दी। तो पेंट तो करी थी इमेज भारत माता की, ठीक है, किसने पेंट करी थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने करी थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट करी थी वो इमेज जिसके अंदर भारत माता को एक साध्वी की तरह दिखाया जाता है, बहुत काम, बहुत कंपोज, बहुत स्पिरिचुअल, डिवाइन किस्म का। तो इट वाज नॉट रविंद्रनाथ टैगोर, इट वाज अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। तो इस वजह से असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आ जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, चलो ओके। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। व्हाट इज द 9th क्वेश्चन, लेट्स लुक एट इट। 9th क्वेश्चन इज महात्मा गांधी डिसाइडेड टू टेक अप द खिलाफत इशू। ऑल राइट, reason was that he wanted to bring the Muslims into the fold of the nationalist movement. अब बच्चों अगर आप लोगों को याद हो, महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको लगता है कि एक तरीके से अब एक बड़ी मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और ये कोई भी बड़ी मूवमेंट इंडिया में तभी पॉसिबल है जब हिंदूज और मुस्लिम साथ में आके पार्टिसिपेट करें। So he wanted to bring the Hindus and the Muslims together for a united struggle. Now उनको बात पता चलती है खिलाफत मूवमेंट की। उनको पता चलता है कि यार जो इस्लामिक स्पिरिचुअल हेड है खलीफा, ऐसे रूमर्स है कि उनके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज होने वाली है, और जितने मुस्लिम्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं, सो दे आर अपोजिंग इट। सो ही थॉट कि दिस इज अ वेरी नाइस इशू कि आई कुड टेक दिस अप एंड देन आई कुड ब्रिंग द मुस्लिम्स ऑल्सो along with us into the non-cooperation movement which was against the Britishers. तो वो यही करते हैं, वो खिलाफत मूवमेंट को अपने फोल्ड में लेकर आते हैं। ठीक है, तो उनका एम था, उनका उद्देश्य यही था कि वो मुस्लिम्स को जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बनाना चाहते थे। दैट इज द रीज़न उन्होंने खिलाफत इशू को पकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीज़न जो है असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, this is also true and R is the correct explanation of A. तो आंसर क्या होगा, A, both ठीक है। चलो आ जाओ 10th क्वेश्चन। असर्शन क्या है, रीजन क्या है। सबसे पहले असर्शन को ही पढ़ लेते हैं। इन इंडिया द राइज ऑफ नेशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। बिल्कुल सही बच्चों,
हमारे देश के अंदर अगर हम नेशनलिज्म की बात करें, अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें, तो वो चीज़ किससे एसोसिएटेड है? विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो मूवमेंट चली थी हमारे देश के अंदर, देशवासियों के अंदर, ये राष्ट्रभाव का भाव कैसे आया? जब हम लोगों ने अपना एक यूनाइटेड सेंस इस्टेब्लिश करा कि यार वी ऑल वांट टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश, वी ऑल वांट स्वराज, हमें जो है अपना राज चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स का, इन अंग्रेजों का राज हमारे देश पे नहीं चाहिए। तो बच्चों एक वही सेंटिमेंट था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से जो डेवलप हुआ था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू कि राइज ऑफ नेशनलिज्म तभी होता है जब लोग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को अपोज करने लगते, मतलब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट करने लगते हैं, स्टार्ट करते हैं। रीजन है The sense of being oppressed under the colonialism connected many different groups together। बिल्कुल सही रीजन भी है कि क्या हो रहा था, लोगों को कौन सी चीज साथ में ला रही थी। वो होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तो सब क्या थे, किसके दुश्मन थे? सब ब्रिटिशर्स के दुश्मन बन गए थे, और इसीलिए सब जो है दोस्त बन गए थे। कि हमारे बीच में कॉमन क्या है कि वी ऑल हेट द ब्रिटिश, सो इट्स द कॉमन हेटरेड फॉर द ब्रिटिश दैट इज ब्रिंगिंग अस टुगेदर। ये जो सेंस था ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनियलिज्म कनेक्टेड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर कि यार तुम भी ऑप्रेस्ड हो ब्रिटिशर्स की वजह से, तुम भी ऑप्रेस्ड हो, तुम भी ऑप्रेस्ड हो, क्योंकि हम सब ऑप्रेस्ड हैं, इस वजह से वी आर लाइक टुगेदर एंड दैट इज द रीजन हम सब साथ में आ गए हैं। ऑलराइट, तो दिस इज द बेसिक रीजन। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट भी सच है और दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इस वजह से हम बोलेंगे कि, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए, बोथ A and R are true and R is the correct explanation A और R दोनों ट्रू है और R जो है A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। फिर जो है 11वें प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं एजर्शन और रीजन को देखने के लिए। एजर्शन क्या है? गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth। बिल्कुल सही बात है बच्चों। गांधी जी का जो सत्याग्रह का आइडिया था, देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि सत्याग्रह जो है ये दो शब्दों से बना है। एक शब्द है सत्य, एक शब्द है आग्रह। सत्य का मतलब होता है सच, ट्रूथ, और आग्रह का मतलब होता है टू होल्ड फर्म, यानी कि सच को बनाए रखना। ठीक है, तो सत्याग्रह का जो आइडिया है, तो गांधी जी उसके थ्रू क्या बोलते थे कि सच की पावर में विश्वास रखो और सच को ढूंढो। अगर तुम सच्चे हो तो हमेशा विजय जो है तुम्हारी ही होगी, सच की हमेशा जीत होगी। रीजन है कि गांधी जी बिलीव दैट अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल बाय अपीलिंग द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर। गांधी जी को ऐसा लगता था कि जो सत्याग्रही इंसान है, जो सच्चा है, जिसका कॉज सच्चा है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, वो अपनी लड़ाई जीत सकता है बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर। आपको जो व्यक्ति दबा रहा है, आपको जो ऑप्रेस कर रहा है, उसकी कॉन्शियंस यानी कि उसकी अंतरात्मा को अगर आप ये रियलाइज करवा दो कि दैट पर्सन इज रॉन्ग एंड यू आर राइट, देन यू कैन विन द वॉर, देन यू कैन विन द बैटल। ऑलराइट, सो यस, both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो यहाँ पर बच्चे लोग हमारा जो 11वां प्रश्न है इसमें भी जो ऑप्शन A है बिल्कुल सही है कि both A and R are true and R is the correct एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट? एजर्शन है कि गांधी जी एंटर्ड द गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931 और गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। बच्चों यहां पर देखिए, गांधी जी पैक्ट में आए थे 5 मार्च 1931 को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू है, गलत है ही नहीं इसमें कुछ। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसलिए कंसेंट करा, इसलिए अपना अग्रीमेंट दिया कि हाँ ठीक है मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लूंगा, और गवर्नमेंट ने भी अग्री करा कि वो जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे। इज दिस द रीजन
टू दिस assertion? पैक्ट में आए थे, दैट इज द रीजन. एक्चुअली उल्टा लिखा है ना. अगर ये रीजन होता और ये असर्शन होती कि गांधी जी जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, इरविन जी ने बोल दिया कि ठीक है मैं रिलीज कर दूंगा, दैट इज व्हाई दे एंटर्ड इनटू अ पैक्ट. या फिर ये है कि पैक्ट में आ गए थे और रीजन उसका ये था कि वैसे तो सही है, दिस इज एक्चुअली द रीजन, है ना. ये रीजन होना चाहिए कि गांधी जी जो है एक तरीके से उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एग्री कर लिया पार्टिसिपेट करने का, और गवर्नमेंट ने भी एग्री कर लिया कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे. ठीक है, तो इस वजह से वो जो है पैक्ट में आ गए थे दोनों. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड दिस इज एक्चुअली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना. इसी वजह से तो पैक्ट में आए थे कि उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लूंगा, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है मैं आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दूंगा, और इसलिए वो दोनों पैक्ट में आ गए. तो यहां पर भी जो ए है कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑलराइट, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे. 13th क्वेश्चन क्या है इसको देख लीजिए. असर्शन है कि when the Simon Commission reached India, it was opposed with slogans of Simon go back in 1928. Okay, yes, बिल्कुल सही. Reason है this statutory commission was in India to give suggestions about constitution system but didn't have a single Indian member. अब जो है ना बात आई है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे. बिल्कुल सही बात कर दी है. अब यार देखो यही तो रीजन था. साइमन कमीशन, हम देखते हैं नई गवर्नमेंट आती है, टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन के अंदर, वो एक स्टैट्यूटरी कमीशन बाय लॉ एक कमीशन बनाते हैं अंडर सर जॉन साइमन, है ना, और वो होती है साइमन कमीशन. साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है. क्यों भेजा जाता है? जब वो मतलब क्यों भेजा गया था? भेजा इसलिए गया था ताकि साइमन कमीशन जो है वो एक तरीके से सजेस्ट कर सके कि कौन कौन से चेंजेस हमारे संविधान में आने चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आने चाहिए. लेकिन उसमें कोई सिंगल इंडियन मेंबर ही नहीं था, और क्योंकि ये नहीं था तभी जो है उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों से किया गया था. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू कि साइमन कमीशन इंडिया में इसलिए आई थी ताकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे सजेशंस दे सके, लेकिन उसमें कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था. और इस वजह से वजह ये है कि ऐसा हुआ था. रीजन ये है, वजह ये है कि साइमन गो बैक के स्लोगन से उसको जो है उसका स्वागत किया गया था. तो इसलिए बच्चों यहां पर भी ऑप्शन ए जो है ना हमारा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द R is the correct explanation of A. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़ लेते हैं इसको. assertion है कि जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ द पीपल. जनरल डायर एरिया में घुसते हैं. कौन से एरिया में घुसते हैं? जलियांवाला बाग में घुसते हैं. वहां के एग्जिट पॉइंट जो कि एक ही था उसको ब्लॉक करते हैं, और जो क्राउड है उस पर जो है गोलियां दागनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं. बिल्कुल सही बात है, बहुत से लोग मर भी जाते हैं. रीजन था कि हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ. यार देखो स्टेटमेंट्स तो दोनों ही यहाँ पर सही लग रही हैं, है कि नहीं? स्टेटमेंट तो दोनों ही सही लग रही हैं, है ना. तो यहाँ पर लिख दो कि पहली बात तो ये भी ट्रू है, ये भी उन्होंने करा ही था, और ये भी उन्होंने बोला ही था. ट्रू तो दोनों है. बस अब इतना देखना है कि क्या ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है. अब देखो जनरल डायर से जब भी पूछा जाता है ना कि आपने ऐसा क्यों करा, तो वो कहते हैं कि यार मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मैं एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता था, लोगों को जो है मॉरली ट्रेन करना चाहता था, मॉरली ये ज्ञान देना चाहता था कि भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम अपने घर पे बैठो, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी मत करो. ठीक है, और मैं सत्याग्रही के माइंड में एक डर की फीलिंग लाना चाहता था, एक ताकि वो अगली बारी सोच के भी घबराएं कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ करने वाले हैं, तो ये सोच के भी उनको डर लग जाए, कांप जाए वो. तो ये वो चीज़ बताते हैं, और यही रीज़न वो देते हैं लोगों को मारने का. तो डेफिनेटली यार यहाँ पर भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है कि ए और आर दोनों करेक्ट हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है आप लोगों को, आई नो क्लियर हो गई है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर 15th क्वेश्चन, लेट्स लुक एट इट. Assertion दे रखी है कि द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंटर्ड इनटू अ कॉम्प्रोमाइज इन 1927 एंड फॉर्म्ड एन अलायंस. हाँ क्या? ये कब हुआ? वही मैं भी वही पूछ रही हूँ कि यार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक अलायंस में आ गए, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया. ये तो कभी हुआ ही नहीं. बच्चों जरूर ये स्टेटमेंट दे रखी, देखो कितनी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है. बुक के अंदर ना आपको ऐसा लगेगा इस स्टेटमेंट को पढ़ के यार हमने ना ऐसा कुछ पढ़ रखा है. तो वहां पर ना ये लिखा था किताब के अंदर कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक अलायंस की पॉसिबिलिटी थी, बट क्या ऐसी अलायंस हुई? नहीं हुई. ठीक है. सो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, देयर वाज अ टाइम दैट पीपल फेल्ट दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वुड कम टुगेदर, दे वुड फॉर्म एन अलायंस. देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, बट असल में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो ये ऑब्वियसली एजर्शन है और इसके पीछे रीजन दे रखा है कि 1928 द होप्स ऑफ कॉन्फ्रेंस वर रिमूव्ड व्हेन मिस्टर बोल रही हूँ MR जयकर ऑफ द हिंदी नहीं हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट्स ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1928 में एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके होप मतलब वहां पर कॉन्फ्रेंस के होप्स नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कि कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तरीके से कॉन्फ्रेंस के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ऐसा जो है ऐसी उम्मीदें थी लोगों को. लेकिन ये उम्मीदें भी तब हट जाती हैं जब जो MR जयकर थे हिंदू महासभा के, वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज की तरफ बिल्कुल स्ट्रांगली अपोज कर देते कि भाई ऐसा तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट हैपेंड हियर. अब याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये जो 15th है यहाँ पर डेफिनेटली एजर्शन बिल्कुल ही गलत है. एजर्शन तो बिल्कुल गलत है. दिस इज तो टोटली फॉल्स. ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था. पहली बात तो ये वाला बिल्कुल सही है अगर स्टेटमेंट थोड़ा ढंग से लिखी होती तो, कि होप्स थे कि एक कॉम्प्रोमाइज आ सकता है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन हमारे जो MR जयकर थे हिंदू महासभा के, उन्होंने बिल्कुल अपोज कर दिया कि भाई ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. तो वो अटेम्प्ट्स भी बिल्कुल फेल हो गए. और बच्चों हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो है जो जिन्ना थे वो बोल रहे थे कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को छोड़ दूंगा अगर आप लोग सेंट्रल लेवल पे मेरे को उतनी ही रिजर्वेशन दे दो मुस्लिम्स के लिए जितनी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में है. बट ऐसा कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए जो है MR जयकर स्ट्रांगली मना कर देते कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तो इस वजह से लड़ाई झगड़े और बढ़ जाते हैं. बट हाँ वही बात है कि दिस इज द रीजन कि द मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फुल फ्लेजेडली. और यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, कि A इज फॉल्स बट R इज ट्रू. A फॉल्स है बट R जो है बिल्कुल ट्रू है. ठीक है. चलो एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. यहाँ पर 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों. 16th क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं. एजर्शन दे रखा है कि कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी ट्राइड टू कनेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर इनटू वन मूवमेंट. जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी जी के तहत, ठीक है, कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, वो सारे ग्रुप्स को, सारे जितने भी अलग अलग तबके थे उन सबको एक मूवमेंट में साथ में लाना चाहती थी. रीजन थे द यूनिटी डिडंट कम विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स. तो कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी सभी डिफरेंट ग्रुप्स को साथ में लाना चाहती थी. रीजन दे रखा है कि यूनिटी बिना लड़ाई के नहीं हो पाएगी. यार बात कुछ ऐसी है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं. यूनिटी डिडंट कम विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगी, बिना उसके यूनिटी नहीं हो पाएगी. और महात्मा गांधी के तहत जो कांग्रेस थी ये सभी लोगों को एक मूवमेंट का हिस्सा बनाना चाहती थी. बिल्कुल ट्रू. दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. स्टेटमेंट सही है बट दोनों एक दूसरे के से मेल नहीं खा रही. ठीक है बच्चों. तो यहां पर D लिख रही हूं. आंसर क्या होगा? B. मुझे लगता है कि अब तुम लोग जब एजर्शन रीजन अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तुम्हें ABCD देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हें इतने अच्छे से लर्न हो गया होगा कि A में ये लिखा होता है, B में ये लिखा होता है, C में ये लिखा होता है. ठीक है. तो बोथ A and R आर ट्रू बट
है ना, अच्छे से रट जाना चाहिए अब तो। इसके बाद ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि मैम हमें याद नहीं हुआ, याद हो जाना चाहिए, नहीं भी हुआ है तो ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलो आ जाइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले एजर्शन को पढ़ लेते हैं। एजर्शन बोला जा रहा है महात्मा गांधी डिसाइडेड टू टेक अप द खिलाफत इशू एंड रीजन इसका बोला जा रहा है कि ही वांटेड टू ब्रिंग द मुस्लिम्स इनटू द फोल्ड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है। फिर से वो जो है मुस्लिम्स को, ये एक बहुत सिमिलर, यही ऐसा ही आई थिंक सेम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, रिपीट हो रहा है क्या। तो मुस्लिम्स को वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में लाना चाहते थे। He thought that हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में लाए बिना कोई भी ऐसी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से वो लोग जो हैं, वो लोग बोल रही हूँ, इसी वजह से गांधी जी वॉज प्रिटी एडमेंट कि हम लोगों को मुस्लिम्स को जो है यूनाइटेड स्ट्रगल में लेकर आना ही आना है, एंड दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक अप द खिलाफत इशू। ठीक है, क्या करते हैं वो, खिलाफत इशू को टेकअप करते हैं। तो यार यहाँ पर वही बात है कि द बोथ लाइक द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड डेफिनेटली हमारा जो ऑप्शन ए होता है, यानी कि जहां पर हम ये बोलते हैं कि यस ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज व्हाट वी विल से वंस अगेन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 18th क्वेश्चन, लेट अस लुक एट इट। एजर्शन दिया जा रहा है कि इन इंडिया द राइज ऑफ नेशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। भारत के अंदर नेशनलिज्म की जब हम राइज की बात करते हैं, नेशनलिज्म के जब हम एक तरीके से उजागर की बात करते हैं, तो वो एंटी कॉलोनियल, आई थिंक दिस इज लाइक अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म। बच्चों ये बिल्कुल वही सेम बात है कि बोथ आर ट्रू, है ना, both A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक, चलो आ जाओ 19th क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। Assertion है द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू कनेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर इनटू वन मूवमेंट। कांग्रेस जो थी महात्मा गांधी के अंडर, वो यही कोशिश कर रही थी कि सारे डिफरेंट ग्रुप्स को एक ही मूवमेंट, एक ही आंदोलन का हिस्सा बनाया जा सके। बच्चों ये फिर अगेन, आई थिंक दिस इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट यहाँ पर ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है, द यूनिटी डिड नॉट कम विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑब्वियसली वो सबको एक मूवमेंट में लाना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट द रीजन, राइट। सो यहाँ पे बी आएगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 20th क्वेश्चन पर। व्हाट इज द 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में बोला जा रहा है द रेट्स ऑफ टैक्सेस वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉलोनियल इंडिया। टैक्सेस के रेट्स को बढ़ा दिया गया था और इनकम टैक्स को भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, टैक्सेस के रेट को बढ़ा दिया गया था, इनकम टैक्स को, ठीक है, ये कोई गलत बात तो नहीं है। फिर उसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड वॉर लोन्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर फाइनेंस्ड बाय द इंडियन टैक्सेस। ओके, डिफेंस एक्सपेंडिचर वॉर लोन्स वर फाइनेंस्ड बाय द इंडियन टैक्सेस। यार यहाँ पर ना, अब देखो, टैक्सेस के रेट बढ़ा दिए, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये सारा आप लोगों को याद होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई थी, है ना, ये वो वाला टॉपिक है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, है ना।
एक नई पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन क्रिएट करी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने। हमने देखा था कि क्योंकि हम देखते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर वॉर लोन्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फाइनेंस्ड बाय द इंडियन टैक्सेस। यस, सो डिफेंस एक्सपेंडिचर, अभी क्या हो रहा था, अंग्रेज वॉर में इन्वॉल्व थे, इंडियंस वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं थे। उन लोगों का डिफेंस पे एक्सपेंडिचर हो रहा था, बहुत ज्यादा वॉर पे खर्चा हो रहा था, तो उसी डिफेंस एक्सपेंडिचर को एक तरीके से अपना पैसा लाने के लिए वो लोगों ने वॉर लोन्स भी लिए थे, डिफेंस एक्सपेंडिचर करा था, तो वही पैसा जो है अपना चुकता करने के लिए वो लोग क्या करने लग गए, हमारे इंडियंस पर टैक्सेस लगाने लग गए। उस पैसे को वापस लाने के लिए इंडियंस पे वो टैक्स लगाने लग गए। तो हम लोग यहाँ पे वही देख रहे हैं कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, वॉर लोन्स थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये हमारे इंडियन टैक्सेस से जो है एक तरीके से फाइनेंस किए जा रहे थे। टैक्सेस के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और इंडियंस के ऊपर थोप दिया जाता है। सो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि देखो यही तो रीजन था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स वर अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनका पैसा बहुत ज्यादा लग रहा था हथियार वगैरह पर, आर्मी पर, डिफेंस एक्सपेंडिचर पर, वॉर लोन वो ले रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं से उनको अपना पैसा वसूलना था। और पैसा वसूलने के लिए उन्होंने देखा कि द वीक टारगेट आर द इंडियंस, जो कि हमारी कॉलोनी है, तो वो लोग हम लोगों से पैसा अपना वसूलने लग गए। जो उनका खर्चा है, उनकी जेब से जो जा रहा है वो हमसे वसूल रहे थे, तो इंडियन टैक्सेस से वसूल रहे थे। इसी वजह से हमारे इंडियंस पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं और इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सो यहाँ पर वही है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर is the correct explanation of A। ठीक है, R is the correct explanation of A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 21वां प्रश्न है बच्चों, देखिए assertion क्या है। In 1920-21 the crops failed in many parts of India and there was an influenza epidemic। 1920-21 में बहुत सा क्रॉप फेलियर हमको इंडिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है, और साथ ही में एक इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी है, एपिडेमिक है, वो भी हमको देखने को मिलता है। रीजन है, अकॉर्डिंग टू द 1921 सेंसस 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड इन इंडिया ड्यू टू द फेमीन एंड डिसीजेस। और रीजन दिया जा रहा है कि 1921 के सेंसस के हिसाब से 13 मिलियन पीपल जो हैं इंडिया में भुखमारी और बीमारियों की वजह से पेरिश यानी कि मर गए थे। सो बच्चों ऑब्वियसली हम लोग ये रीजन और एजर्शन दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये एक तरीके से इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, राइट। सो बोथ आर ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट एक तरीके से बड़ी फैक्चुअल स्टेटमेंट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यार देखो इतने लोगों की मौत हुई थी, ठीक है, और इस स्टेटमेंट में भी वही बताया जा रहा है कि क्रॉप फेलियर हुआ था और एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक था। सो इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, यानी कि बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation ठीक है। R is not the correct explanation of it, याद रखिएगा इस चीज को, ओके। Let's move on to the next question, which is the 22nd question। इसको भी देख लेते हैं। Assertion दे रखा है कि महात्मा गांधी returned from South Africa to India in January 1916। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट, पहली बात तो ये फॉल्स है, क्योंकि he returned to India in January 1915। 1915 में आए थे भारत वापस, साउथ अफ्रीका से ही आए थे, लेकिन 1915 के जनवरी के महीने में आए थे। नेक्स्ट बोला जा रहा है रीजन के अंदर कि गांधी सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजीम ऑफ साउथ अफ्रीका विद सत्याग्रह एंड नाउ ही वाज बैक इन इंडिया टू अप्लाई दिस पॉलिसी। तो गांधी जी ने बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कामयाब तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर जो रेसिस्ट रिजीम थी उसके साथ लड़ाई करी थी, मतलब सत्याग्रह का अपना मेथड यूज़ करके वहाँ पर वो उन्होंने स्ट्रगल करा था, और सेम उसी मेथड को वो इंडिया में भी अप्लाई करने के लिए आए थे। बिल्कुल सही बात है ये, तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा करेक्ट आंसर, डी है ना, कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 23rd क्वेश्चन पर। क्या है 23rd क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अ सत्याग्रही कुड विन एनी बैटल विदाउट द यूज ऑफ वायलेंस एंड एंगर। बिल्कुल सही बात है, एक सत्याग्रही जो है वो कोई भी लड़ाई जीत सकता है बिना हिंसक हुए और बिना अपने क्रोध का उपयोग करे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कोई भी आप लड़ाई जीत सकते हो बिना, ये तो बिल्कुल सही है। सत्याग्रही वाइल कॉन्स्टेंटली स्टैंडिंग देयर ग्राउंड वुड स्ट्राइक एट द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर। आप अपना जो आपको ऑप्रेस कर रहा है, जो आपका शोषण कर रहा है, उसकी कॉन्शियंस यानी कि उसकी अंतरात्मा को देखोगे, उसके अंतरात्मा को ये रियलाइज करवाने की कोशिश करोगे कि भाई तुम गलत हो, हम सही हैं। तो यार ये बिल्कुल सही है, सत्याग्रही कोई भी बैटल जीत सकता है बिना किसी झगड़े के, बिना हिंसक हुए। कैसे जीतेगा? अपने ऑपरेसर की कॉन्शियंस, अपने ऑपरेसर की अंतरात्मा को ये रियलाइज करवा के कि आप गलत हैं और हम सही हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। एजर्शन है 1917 के अंदर महात्मा गांधी चंपारण गए थे, जो कि बिहार में है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये, इसमें कुछ गलत है ही नहीं, सही बात है कि चंपारण ही गए थे। नेक्स्ट है रीजन, इट वॉज गांधी जीज फर्स्ट मेजर मूवमेंट वेयर ही इंस्पायर्ड द पेजेंट्स टू रेजिस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय द प्लांटर्स। बच्चों याद रखिएगा कि गांधी जी सत्याग्रह का अपना मेथड भारत में लेकर आए थे, भारत में अप्लाई करने के लिए लेकर आए थे। और सबसे पहली जो सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उनके सत्याग्रह का इंडिया में, सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट ही सत्याग्रह को करने का चंपारण बिहार में था। चंपारण के अंदर बच्चों आप लोगों को याद होगा कि चंपारण के अंदर प्लांटर्स जो होते थे, ठीक है, प्लांटेशन ओनर्स जो होते थे, उन लोगों ने वहाँ के बहुत सारे किसानों को जबरन इंडिगो जो नील होता है उसकी खेती करवानी चालू कर दी थी। अब जो फार्मर्स थे वो अपनी विल के अगेंस्ट, अपनी इच्छा के खिलाफ जो है जाकर इंडिगो की खेती कर रहे थे। उस इंडिगो की वजह से उनका जो फील्ड है वो फर्टाइल नहीं बचता था, वो बंजर हो जाता था। सो दे वर वेरी वेरी लाइक ऑप्रेस्ड ड्यू टू दिस होल प्लांटेशन सिस्टम। और इसी प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे गांधी जी जो हैं वो चंपारण में जाते हैं और यही जो प्लांटर्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उसी को रेजिस्ट करने के लिए जाते हैं, पेजेंट मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड डेफिनेटली यहाँ पर आंसर जो ए है हमारा कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. That will be right. Now next is 25th question, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का। फटाफट से इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं और आई थिंक अभी तक सबको आइडिया लग गया होगा कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द मार्शल लॉ वॉज इम्पोज इन अमृतसर ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह एंड द कमांड वॉज गिवन टू जनरल डायर। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ बोला जा रहा है कि जो मार्शल लॉ था वो अमृतसर में लागू किया गया था रॉलेट सत्याग्रह के दौरान, बिल्कुल सही करा गया था, और कमान जो है वो जनरल डायर को सौंप दी गई थी। तो आर्मी का शासन लग गया था, मिलिट्री रूल लग गया था, बिल्कुल सही बात है। जनरल डायर को कमान भी सौंपी थी, बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। तो रीजन देखते हैं क्या है, जनरल डायर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन इन द स्ट्रीट्स ऑफ अमृतसर। और बच्चों जनरल डायर ने एक तरीके से अमृतसर की स्ट्रीट्स पे एक पीसफुल प्रोसेशन पर ओपन फायरिंग करी थी। हाँ, फॉल्स। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में ओपन फायर करा था, ना कि सड़कों पर कर दिया था ओपन फायर। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर हमारा होता है कौन सा, सी, ऑप्शन सी, कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। करा था यार उन्होंने ओपन फायर, लेकिन जलियांवाला बाग में करा था, ना कि अमृतसर की सड़कों पे वो ओपन फायर कर रहे थे लोगों के ऊपर। ठीक है, सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स में से ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सच है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। दैट इज वाई जो ऑप्शन सी होता है हमारा असर्शन रीजन का कि ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, वो यहाँ पर आएगा। ऑलराइट, तो आई होप बच्चे लोग बात बिल्कुल क्लियर हो गई है सभी को। एंड यहाँ पर हम लोग जो है आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, हमारे मैप वर्क क्वेश्चंस
बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए, और वीडियो को एंजॉय करा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम्स में कटे, तो इस वजह से बच्चों हम उस तरीके की प्रिपरेशन करेंगे। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय गाइज।